आपके पसंदीदा एनिमे की दुनिया में स्वागत है। तो एज की इस वीडियो में एपिसोड 10 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 10 का पहला पार्ट ही नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। सेलनर जिनो की ओर देखती है, उसकी आंखों में हल्की चिंता और गंभीरता झलकती है। वह कहती है, जिस शक्ति की वजह से मैं हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी उसका तुम्हारे साथ भी एक गहरा रिश्ता है। मैंने वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी देखी है जिनो। ये सुनते ही जिनो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर धीमे से कहता है, क्या सेलनर ने मेरे अंदर मोनार्क ऑफ शैडोज की शक्ति देखी है? उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। अगर वही शक्ति उन हंटर्स को मारने वाले के पास है और वही मेरे अंदर भी है तो क्या इसका मतलब ये है कि हंटर्स को मारने वाला भी एक मोनार्क है? सीन बदलता है। ब्रन सामने आता है और बताता है कि ये जो बीइंग्स हैं ये हंटर्स से बहुत ऊपर के लेवल पर है। इनसे लड़ने के लिए हमें जिनो जैसे किसी हंटर की जरूरत है। थॉमस एंड्री के साथ लड़ाई के बाद पूरी दुनिया ने जिनो की ताकत देखी थी। सब जान चुके थे जिनो इज द ओनली वन जो इन बीइंग्स से लड़ सकता है। अब वो सभी जिनो से मदद चाहते हैं। वो हंटर्स की सुरक्षा चाहता है और उसके बदले में वो कुछ भी देने को तैयार है, यहाँ तक कि केमिकल स्टोन भी। ब्रन की आवाज गूंजती है, ये हंटर्स इस दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग है। अगर ये खत्म हो गए तो दुनिया को बचाएगा कौन? जिनो शांत खड़ा होता है, फिर बोलता है, मैं खेद करता हूँ। ब्रन एक कदम आगे आता है, क्या तुम अब भी थॉमस हेनरी के लिए ग्रज होल्ड करते हो? जिनो सिर हिलाता है, नहीं, मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ। मुझे अपने अपोनेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे में मैं कैसे जीतूंगा? थोड़ी देर सोचने के बाद जिनो उठता है और कहता है, उन हंटर्स की लिस्ट तैयार करो जिनकी जान खतरे में है। मुझे नाम चाहिए, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सीन कट होता है, हम एक ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं। वहाँ दुनिया के टॉप रैंक हंटर्स मौजूद है। जिनो भी वहाँ है। जिनो के आते ही बाकी हंटर्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। इसकी प्रेजेंस हम फील ही नहीं कर पा रहे, ये किसी और ही लेवल का इंसान है। संग जिनो और जिनो बात कर रहे होते हैं जब एक अनजान व्यक्ति बीच में आता है। वह जिनो से कहता है, जिस चैंट्स को आपने हराया मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ। जिनो बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता है, मैं सिर्फ कॉम्बैट देखता हूँ, बाकी सब मेरे वाइस लीडर हैंडल करते हैं, उनसे बात करो। जिनहू उसकी बात सुनता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। जिनो को इतने पेशेवर ढंग से काम करते हुए देखकर उसे गर्व होता है। वो सोचता है, जिनो एज अ वाइस लीडर यू ग्रोन सो मच। सीन बदलता है। एडम मोइड जिनो को एक लिस्ट थमाता है। जिन हंटर्स की जान सबसे ज्यादा खतरे में है उन्हें पॉइंट्स के आधार पर रैंक किया गया है। टॉप 10 नाम लिस्ट में है। जिनो लिस्ट को पढ़ते हुए पूछता है, और मैं इस लिस्ट में कहाँ हूँ? एडम जवाब देता है, जिस तरह आपने जॉइंट्स को हराया वो देखकर तो आप 3rd या 4th पोजीशन पर आराम से आ सकते हैं। जिनो लिस्ट देखता है। टॉप पर है थॉमस एंड्री, दूसरे नंबर पर ल्यूजी गैंग, तीसरे पर क्रिस्टोफर रे जो पहले ही मारा जा चुका है, चौथे पर है सिद्धार्थ बच्चन इंडिया से। लिस्ट इसी तरह आगे बढ़ती है। जिनो बोर हो जाता है, कहता है, एक एक नाम पढ़ने से अच्छा है मैं अपने शैडोज इन सबके पीछे भेज देता हूं। अगर किसी पर अटैक होगा मुझे तुरंत पता चल जाएगा, मैं वहां पहुंचकर उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा और शायद इसी रास्ते से मैं उन मोनार्क्स तक भी पहुंच जाऊं। अब मुझे पता है मेरे दुश्मन कौन है और मेरे दोस्त कौन। जिनो की आंखों में एक नई फोकस दिखती है। अब उसके पास एक मकसद है और एक रास्ता। बैंक्वेट हॉल में हलचल अचानक थम जाती है जब एक भारी और शांत चाल के साथ थॉमस एंड्रे अंदर आता है। उसके दाएं हाथ पर बैंडेज बंधा है पर उसकी मौजूदगी अब भी उसी तरह भारी है जैसे पहले हुआ करती थी। जिनो की ओर बढ़ते हुए थॉमस कहता है, डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरा ये हाथ पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होगा, डैमेज बहुत गहरा है, हीलर्स भी इसे सही नहीं कर पा रहे, मेरा पर्सनल डॉक्टर भी यही कहता है। फिर भी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, शायद थोड़ा वक्त लगे लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। थोड़ी देर चुप्पी रहती है, फिर थॉमस सीधे आंखों में आंखें डालकर बोलता है, उस दिन तुम सक्षम थे, तुम मुझे और मेरे पूरे गिल्ड को खत्म कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ डोंगसू मारा गया, बाकी कोई नहीं। क्यों? जिनो शांत लहजे में जवाब देता है, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था जो तुम्हें मारने लायक हो। थॉमस धीमी सांस लेता है, फिर आगे कहता है, हम डोंगसू के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ उसने बहुत कुछ गलत किया लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे एक प्रॉपर विदाई देने दोगे। इसके बाद वो मुड़ने लगता है लेकिन जाते जाते एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं चलो एक दिन पार्टी करते हैं, अगर अपना नंबर छोड़ दोगे तो मैं जल्द ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। उसी वक्त उसकी असिस्टेंट लोरा वहां पहुंचती है, मुस्कुराते हुए कहती है, थॉमस आपको थैंक यू बोलना चाहता है उसके गिल्ड मेंबर्स को जिंदा छोड़ने के लिए। बाहर से वो सख्त लगता है लेकिन अंदर से बहुत शर्मिला है। वो झिझकते हुए आगे कहती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपना नंबर दे दीजिए, थॉमस आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। जिनो कुछ सेकंड्स के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, एक अच्छा डैगर सही रहेगा मेरे लिए। लोरा सिर हिलाती है, ठीक है हम भिजवा देंगे। थॉमस हॉल से निकल जाता है और तभी जिंजल पास आता है। जिनो उसकी ओर देखता है और सीधा सवाल करता है, जो लिस्ट तूने मुझे दी थी उसमें 6ठा नंबर वाला हंटर गायब है, कहाँ गया वो? जिंजल गंभीर होता है, आपने नोटिस कर ही लिया, इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो हंटर मिसिंग हो गया था, ब्राजील से बिलोंग करता था, ब्राजीलियन गवर्नमेंट उसे ढूंढ रही है लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। जिनो की आंखें सिकुड़ जाती हैं, इसका मतलब उन बीइंग्स ने पहले ही उसे खत्म कर दिया, अगर ऐसा है तो अब सिर्फ 7 बचे हैं। कट सीन बदलता है, एक साइलेंट ऑफिस के अंदर मिस्टर गो अकेले बैठे हैं, उनके चेस्ट में एक अजीब सा दर्द उठता है, वो सीने पर हाथ रखते हैं और धीरे से बुदबुदाते हैं, दर्द फिर से शुरू हो गया। वो सोचते हैं, डॉक्टर ने कहा था अगर रिटायर नहीं हुआ तो 6 महीने के अंदर मर जाऊंगा, लेकिन देखो 1 साल निकल गया, अब एक नया साल शुरू हो चुका है। उनकी आंखों में हल्की थकान और शांत स्वीकार उगती है, अगर मेरी जिंदगी यहीं तक थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तक आया। तभी उनका फोन बजता है, कॉल वाइफ की तरफ से है। मिस्टर गो रिसीव करते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, हनी। दूसरी ओर से आवाज आती है, आज कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? वो जवाब देते हैं, नहीं सब ठीक है। लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है मिस्टर गो कुछ अजीब महसूस करते हैं, उनके चेहरे पर डर की एक झलक आती है। वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनकी चेयर पर एक अलग ही बीइंग बैठा हुआ है। उनकी आंखें फटी रह जाती है, वो कांपती आवाज में कहते
कहते हैं। ये वही है, ये वही चेहरा था जिसे हमने सीजन 2 के एंडिंग में देखा था। द फ्रॉस्ट मोनार्क। मिस्टर गो की सांसें रुकने लगती। क्या मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा? इसकी प्रेजेंस मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये मेरा अपोनेंट है तो मैं इससे नहीं लड़ सकता। कट टू ब्लैक। द फ्रॉस्ट मोनार्क आर्क बिगिंस।